गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, टॉपिक भी नया है और चैप्टर भी नया है। चैप्टर है आपका एटम। काफी आसान चैप्टर है, ड्यूअल नेचर से भी आसान चैप्टर है ये। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट केमिस्ट्री जैसा ही सब कुछ है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा वैसा ही सब कुछ। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम। एटम होता क्या है, एटम की कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने बताया था कि एटम बिल्कुल लाइक अ वाटरमेलन जैसा, और उसके अंदर जैसे वाटरमेलन में सीड्स फैले होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स फैले होते हैं जहां तहां हर जगह। लेकिन वो सारी थ्योरी गलत हो गई बात। उसके बाद सबसे बेस्ट थ्योरी जो आई वो रदरफोर्ड की आई, रदरफोर्ड साइंटिस्ट। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेस पे इस थ्योरी को दिया। और इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट के कई नाम हैं। इसका नाम रदरफोर्ड भी है, इसका नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी है, इसका नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी है, इसका नाम जीजर मार्सडन भी है, क्योंकि ये इन्होंने भी इस पे रिसर्च किया। बहुत सारे नाम इस एक्सपेरिमेंट, किसी नाम से आ सकता है, किसी नाम से ये टॉपिक आ सकता है, किसी नाम से ये आ सकता है कि भाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताइए, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बताइए, या गोल्ड फॉयल बताइए, जीजर मार्सडन बताइए, कुछ भी आ सकता है। इसमें होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक सोर्स होता है और ये सोर्स रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालता है। ये ग्लास के डब्बे में बंद रहता है और इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। आपको पता है अल्फा पार्टिकल इज द व्हाट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। दे आर नॉट नॉर्मल एलिमेंट्स। अल्फा, बीटा, गामा, रेडियम, रेडॉन, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो क्या निकला यहां से, अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल का बीम निकलता है और बीम निकलने के बाद रास्ते में एक गोल्ड फॉयल होता है, बहुत थिन, एकदम पतली सी गोल्ड फॉयल। बोलोगे गोल्ड फॉयल ही क्यों, क्योंकि गोल्ड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। कितना भी बम्बार्डमेंट करा लो वो टूटने का नाम नहीं लेगा गोल्ड फॉयल, क्योंकि जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है वो जल्दी टूटती नहीं, इसलिए हम गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक पहले तो सोर्स लिया, सोर्स से क्या निकाला उन्होंने, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किससे टकराया, गोल्ड फॉयल से। गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद अब आगे क्या हुआ, ये ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने कुछ दूरी पे एक स्क्रीन रख दी जिंक सल्फाइड की। ये स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, ZnS स्क्रीन। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहां पे एक डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर रोटेटेबल था, जिधर जिधर अल्फा पार्टिकल जाते थे उधर ये से घूम जाता था। तो ZnS जिंक सल्फाइड की एक पतली सी स्क्रीन लगा दी। क्यों लगा दी, कि अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल से टकराएगा तो उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या क्या होने वाला है वो इस स्क्रीन से देखते थे, स्क्रीन के ऊपर दिखता था। किसकी मदद से डिटेक्ट करते थे, डिटेक्टर की मदद से। और यहां पर एक और चीज है, एक्यूमुलेटर। ये देखो, ये एक एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो बिखर के निकलते हैं, ऐसे बिखरते हैं इनको। ये क्या करता है एक्यूमुलेटर, सबको समेट करके एक बीम बना देता है। एक्यूमुलेटर का काम है जो स्कैटर्ड, जो बिखरे हुए अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको एक बीम में बदल देना। ये क्या है, सोर्स, इससे अल्फा पार्टिकल निकला। एक्यूमुलेटर क्या करता है, सारे अल्फा पार्टिकल को बीम में बदल देता है। उसके बाद ये गोल्ड फॉयल से टक्कर होती है। गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद अब क्या होगा, ये ऑब्जर्व करने के लिए आगे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रख दी जाती है। वहां पे एक डिटेक्टर भी होता है जो डिटेक्ट करता है कि अल्फा पार्टिकल के साथ इससे टकराने के बाद क्या क्या हुआ है। ये है इसका डायग्राम। तो क्या क्या चीजें हुई हैं ये ऑब्जर्व करने के लिए, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया रदरफोर्ड ने, तो कुछ उन्हें ऑब्जर्वेशन समझ में आई, कुछ उन्हें समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो उन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशंस लिए। सबसे पहला उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल, मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल बेटा सीधे आर पार हो जा रहे थे, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। देख रहे हो 0 डिग्री पे आ रहे निकल जा रहे हैं, आ रहे निकल जा रहे हैं, आ रहे निकल जा रहे हैं। मोस्ट अल्फा पार्टिकल रिमेन्स अनस्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड का मतलब उनमें स्कैटरिंग नहीं हुआ, उनमें कोई बिखराव नहीं हुआ टकराने के बाद, मतलब स्कैटरिंग एंगल 0, सीधे आर पार हो जा रहे हैं। तो समझाया, अच्छा इसका मतलब यह है कोई भी रास्ते में कोई भी एटम रखोगे
तो वो उसका मैक्सिमम हिस्सा खाली एम्प्टी है। पहली जानकारी उन्होंने जुटा ली अल्फा पार्टिकल को देखने के बाद कि जो एटम का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो एम्प्टी है, खाली है। ये एटम के बारे में पहली जानकारी जुटाई उन्होंने। क्लियर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या लिया? सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे, कुछ जो ऐसे टकराने के बाद एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते थे। एंगल पे देखो थी एंगल, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते थे। बोलते थे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज का 4 गुना होता है, और ये नेचर वाइज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सब याद रखना अल्फा पार्टिकल का। और गोल्ड के बारे में भी याद रखना बेटा, गोल्ड का चार्ज जो होता है वो 79 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। किसी चीज का चार्ज हम कैसे पता करते हैं? उसके पास कितना चार्ज है? एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी चीज का चार्ज निकाल देते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ज है। कौन सा गोल्ड? जो सामने रखा हुआ है। और ये अल्फा का। तो अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे आर पार हो गए। इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि मैक्सिमम हिस्सा खाली है एटम का। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते थे। उन्होंने ये समझाया कि भैया अल्फा पॉजिटिव है और अपने एंगल पे वो ऐसे जाके इधर मुड़ जा रहा है, तो कोई ना कोई आसपास नेगेटिव जरूर है। पॉजिटिव को नेगेटिव रास्ते से ही डिफ्लेक्ट आ सकता है। तो उन्होंने कहा जरूर एटम में, उस एटम के आसपास कुछ ना कुछ चारों तरफ नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, तभी कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ना सीधे तो चले जा रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो यहां मुड़ जा रहे हैं एंगल पे। तो उन्होंने कहा वो जो आसपास जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है उसी का नाम उन्होंने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। और आसपास का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ऑर्बिट में है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन। फिर उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन लिया। पहले ऑब्जर्वेशन से ये बताया कि भैया एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली पड़ा है। फिर बताया आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या बताया कि ऐसा भी उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये लिया, देखो ध्यान से, बहुत इजी क्लास है आज। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये लिया उन्होंने कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 1 in 8000, 1 in 8000 का मतलब 8000 में एक। जब 8000 अल्फा पार्टिकल निकलते थे तो उसमें से एक, बस एक, सिर्फ एक, ऐसे भी होते थे 8000 में एक जो वापस 180 डिग्री पे आ जाते थे, मतलब वापस लौट जाते थे। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले ऐसा या तो दो रीजन से हो सकता है, समझाया उन्होंने पूरी दुनिया को। या तो उस एटम में कुछ बीच में कोई सॉलिड सी चीज है, मास रखा हुआ है जिससे टकरा के अल्फा वापस हो जा रहे हैं, या तो वो ऑप्शन हो सकता है। या वो भी ऑप्शन हो सकता है कि बीच में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल होकर वापस हो जा रहा है। तो उन्होंने उस जगह का नाम न्यूक्लियस दिया, उस जगह का नाम न्यूक्लियस दिया, और कहा कि एटम के बीचों बीच में एक कुछ ऐसा पार्ट है जिसपे पूरा मास भी कंसंट्रेट हो सकता है और खुद वो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये अल्फा पार्टिकल लौटे हैं। लौटने के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टक्कर हुई या लौट गया, यानी वहां पे मास है, या दूसरा ऑप्शन कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके भेज दे रहा है। उस जगह का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रख दिया। तो तीन ऑब्जर्वेशन लिए उन्होंने। मेन जो आर पार हो रहा था मैक्सिमम, जिसका मतलब कहा मैक्सिमम हिस्सा खाली है एटम का, खोखला है। फिर तो कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते थे, उससे उन्होंने ये बताया कि भाई अगर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज भी आसपास है जो उसको रास्ते से मोड़ दे रहा है पॉजिटिव को। फिर कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वापस हो जा रहे थे। तो जो वापस होने के दो तरीके हैं, या तो वहां पे बीच में कोई मास है या वहां पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। और लास्ट में उन्होंने बताया कि ये जो एटम है और जो ये न्यूक्लियस है इसका साइज भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया देखो भैया, एटम का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस उसके अंदर होता है तो उससे छोटा होगा, इसका साइज 10 टू द पावर -15 मीटर। तो दुनिया में सबसे पहले एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सब के बारे में रदरफोर्ड ने बताया अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जिसमें गोल्ड फॉयल का यूज किया। बाद में कुछ करेक्शन वरेक्शन भी इन्होंने किया जीजर मास्टर ने। इसी के बेस पे इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा रदरफोर्ड, या बहुत सारे नाम पड़े। ये है आपका, वेरी सिंपल। क्लियर? अब यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने पूरे एटॉमिक मॉडल के बारे में जानकारी बताई। इसके बारे में एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम।
अब यहां पर जब आपने ये सारे ऑब्जर्वेशंस देख लिए हैं बच्चे, तो अब यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ज्यादा मैंने कहा ना, ये सब चैप्टर 2-3 वीडियो में फिनिश, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये सब। अब यहां पर बच्चे फिर आता है कि यहां पर ट्रैजेक्टरी बनाइए अल्फा पार्टिकल का, तो ये बना दूं एटम, और एटम के बीचों बीच में पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है, वो बन गया न्यूक्लियस। अब पेपर में आया कि जो अल्फा पार्टिकल आते हैं जाते हैं उनकी ट्रैजेक्टरी बनाइए, तो बोलोगे सर ट्रैजेक्टरी बहुत सिंपल है, कुछ तो अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो ऑलमोस्ट सीधे निकल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे सर जो एंगल पे लौट जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एंगल पे लौट जाएंगे सर, और कुछ ऐसे होंगे जो जाएंगे और 180 पे लौट जाएंगे। ये अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है। कभी कभी 1 मार्क्स में आता है, फट से बना देना है, एटम दिखा देना है, उसके बीच में न्यूक्लियस दिखा देना है, कुछ को पार करा देना है, कुछ को एंगल पे कुछ को सीधे 180 पे। फिर पेपर में आएगा कि एक ग्राफ बनाओ। लो कैसा ग्राफ, सुनो ग्राफ के बारे में। मान लो n है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, और थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब मैं आपसे पूछूंगा, वो जवाब देना। 180 डिग्री पे लौटने वाले बहुत ज्यादा थे या बहुत कम थे? बहुत कम थे। और सबसे ज्यादा तो वो थे जो 0 डिग्री के ऑलमोस्ट 0 डिग्री या 1-2 डिग्री पे पार हो गए थे। तो अगर ग्राफ आ गया कि भाई ग्राफ शो कीजिए, इसका ट्रैजेक्टरी तो मैंने बता दिया। अगर मैं बोलूं कि अब ग्राफ, तो समझ में आ गया, ट्रैजेक्टरी इसको हटा देते हैं। अब मैंने बोला भाई मेरे को ग्राफ शो करके बताओ, ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ के लिए बहुत सिंपल सा वे है। आप ग्राफ में सबसे पहले यहां पर y एक्सिस पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड दिखाना है, और x एक्सिस पे एंगल दिखाना, और ग्राफ कुछ इस तरह बनाना है जो मैं आपको बना के बता रहा हूं। ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, ऐसे, और आपको एंगल शो कर देना है। ध्यान से देखना कैसे कैसे हम एंगल शो करेंगे। 0 डिग्री दिखा देंगे, 45 दिखा देंगे, 90 दिखा देंगे, 135 दिखा देंगे, और ज्यादा 180 तक दिखाएंगे, क्योंकि 180 पे ही लास्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा कौन से अल्फा पार्टिकल थे? जो सीधे निकल जा रहे थे। तो 0 डिग्री के आसपास बहुत सारे गोले बना देंगे, बहुत सारे। इसका मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल 0 और 1 थोड़ी डिग्री पे निकल जाते थे, स्कैटरिंग एंगल 0 था। उसके बाद धीरे धीरे अल्फा पार्टिकल कम करते जाएंगे, और एकदम कम करते जाएंगे, और लास्ट में 0 डिग्री पे तो एकदम 180 डिग्री पे बहुत कम। सबसे कम अल्फा पार्टिकल कौन थे? जो वापस हो रहे थे। तो देखो 180 जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ने लगा, नंबर ऑफ जो गोले थे वो भी कम हो लेंगे। गोले क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा। तो ये भी ग्राफ कभी कभी पेपर में आता है, सिंपल ग्राफ है, ये सब चीजें। ये है आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ग्राफ, ये सब ट्रैजेक्टरी। बेसिक चीज है, क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था। अब यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, तो अच्छे से सुनना आप ध्यान से। अब इसके बाद एक टॉपिक है, इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक टॉपिक है बेटा, इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या है? मैंने अभी आपको 2 मिनट नहीं हुआ है, मैंने आपको एक बात बताई है। देखो मान लो Q1 चार्ज मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल, जस्ट एग्जांपल। Q1 की वैल्यू कितनी होती है अल्फा पार्टिकल का चार्ज? प्रोटॉन का 4 टाइम्स। Q2 चार्ज मान लो दूसरा जो गोल्ड का, तो गोल्ड का चार्ज भी मैंने अभी आपको बताया था 79 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब सुनना ध्यान से, मैं क्यों ये सब चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर हमने कहा था जिस सिस्टम में 2 चार्जेस होते हैं और वो अगर मान लो कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो ये सेकंड चैप्टर की बात है, जब सेकंड चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे थे, जब किसी भी सिस्टम में 2 चार्जेस होते हैं और दोनों चार्जेस बेटा एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई डी, R यानी वही डी, डिस्टेंस डी। ये का मतलब होता है, आप अच्छे से जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सही सब क्यों बताया आपने? मैं अभी 2 मिनट बताता हूं। सबसे पहले मैंने अभी आपको ये डिस्कस किया कि देखो भाई
कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं, कुछ क्या बहुत कम भी बताया था मैंने, 8000 में सिर्फ एक ऐसे होते हैं जो वापस लौट जाते हैं। तो वो वापस लौटने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो टकरा के वापस आ जाए, किससे? न्यूक्लियस से। किसका न्यूक्लियस? गोल्ड का, गोल्ड है ना सामने। या दूसरा ऑप्शन होता है कि न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा के पास भी पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन से वापस आ जाए। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो कहानी ये है कि रिपल्शन से वापस आते हैं, टकराते नहीं है। तो टक्कर वक्कर नहीं होती, टक्कर नहीं होती, वो रिपल्शन से वापस आते हैं। कैसे? जरा सुनना। यहां पर Q2 है, Q2 का मतलब गोल्ड है। यहां से चला है कौन? अल्फा। किस वेलोसिटी से चला है? v वेलोसिटी से। v ऑफ अल्फा लिख दें, वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो स्टार्टिंग में मैं पूछूं, जब वो चला था, बहुत अच्छे से सुनना, स्टार्टिंग में जब वो चला था तो इनिशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक होगी। किसकी काइनेटिक होगी? अल्फा की। लेकिन दूरी काफी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में, दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, और गैप जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इस कारण इस एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में अगर एनर्जी कंसीडर करेंगे तो सिर्फ अल्फा का काइनेटिक करेंगे। स्टार्टिंग एनर्जी सिर्फ काइनेटिक होगी, ओनली काइनेटिक। क्या होगा? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, मास ऑफ अल्फा v ऑफ स्टार्टिंग। अब देखेंगे फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूं। फाइनल एनर्जी का मतलब होता है जहां से वो लौटा, टकरा के नहीं लौटता। जैसे ये है गोल्ड और ये है अल्फा, ये अल्फा, अल्फा जा रहा है पॉजिटिव, इसके पास भी न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव, तो ये से क्या कर रहा है? रिपेल। फिर भी ये जा रहा है, हिम्मत करके जा रहा है, इसकी एनर्जी ये जा रहा है, 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 जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? यहां से एकदम पास से आकर लौट गया, वो पास से आकर क्या हो गया? लौट गया। पास से आकर लौटने का क्या मतलब हो गया बेटा? कि टक्कर नहीं हुई, टक्कर नहीं हुई, टक्कर होते होते बच गया, एकदम टक्कर होते होते बच गया, टक्कर होते होते बच गया। तो जितना वो क्लोज हो पाया, जितना वो क्लोज होकर लौट गया, किससे क्लोज होकर लौट गया? न्यूक्लियस से। किसके न्यूक्लियस से? गोल्ड की। उसी डिस्टेंस को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब जितना डिस्टेंस से वो बच गया टकराते टकराते, जितना वो क्लोज अप्रोच कर पाया, लौट गया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज नॉट मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड। फ्रॉम वेयर? जहां से वो अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाता है, उसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फाइनल एनर्जी वहीं पे निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे? एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ऑफ अप्रोच, ये किसके बीच क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है बेटा? बिटवीन अल्फा एंड गोल्ड। बस। तो अब यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। बोलोगे क्यों सर? सुनो मैं बताता हूं। ये है आपका गोल्ड और ये है आपका अल्फा, यहां तक क्लोज हो पाया बस, और यहां तक टकराते टकराते बच गया, फिर वो लौट गया। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो मिनिमम डिस्टेंस है किसके बीच? गोल्ड और अल्फा और गोल्ड के बीच, जहां से वो अल्फा पार्टिकल वापस लौट जाता है। क्यों लौटता है? ड्यू टू द रिपल्शन। तो एक बात तो आप अच्छे से जानते हो, जिस समय वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा, जहां से वो लौट रहा होगा, ये फिजिक्स का रूल है। किसी भी चीज को जब हम फिजिक्स में, जैसे मान लो 11th में पढ़ा था, किसी चीज को हम फेंकते थे तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक पल के लिए वेलोसिटी 0 हो जाती है। कोई भी चीज कहीं से लौटती है तो उस समय एक पल के लिए वेलोसिटी हमेशा 0। तो जहां से वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा, उस समय इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, यानी उस समय काइनेटिक एनर्जी भी यहां पर नहीं होगा, और डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसका फॉर्मूला जानते हो, के Q1 Q2 बाय जो भी डिस्टेंस है, कितना? D। दो केस में एनर्जी लिया है मैंने। एक कब? जब वो अल्फा पार्टिकल अप्रोच करना शुरू किया था, उस समय इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा था। गैप ज्यादा होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं बन पाया था। गैप ज्यादा होगा तो ये अपने आप मिनिमम हो जाएगा। लेकिन हाँ, वेलोसिटी है तो स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ही होगी अल्फा की। लेकिन जब वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे पहुंचेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जहां से वो लौटेगा,
और जहां से वो लौटेगा उस समय एक पल के लिए वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। फिजिक्स का रूल है, जहां से कोई बॉडी लौटती है वहां पे वेलोसिटी एक सेकंड के लिए जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस इतना कम हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो काइनेटिक लेंगे और जहां से लौट रहा है वहां पे पोटेंशियल लेंगे। ये समझ में आ गया आपको? दोनों कंडीशन क्लियर हो गए। स्टार्टिंग में काइनेटिक लेंगे और बाद में पोटेंशियल लेंगे। अब जब ये दोनों हो गया तो अब एनर्जी को कंजर्वेशन लगा दो। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब मैंने क्या कर दिया, सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया एकदम आराम से। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी बेटा? जस्ट सिंपल हाफ mv²। फाइनल एनर्जी में k को भी मैं खोल दूंगा यहां पे 1/4πε0। Q1 का मतलब अल्फा का चार्ज 4e, सबको मैं खोल के लिख रहा हूं मैं। Q2 का मतलब गोल्ड का चार्ज 79 टाइम्स ऑफ E अपॉन डी। मैं पूरे को खोल के लिख रहा हूं एकदम। तो कितना हो गया 1/4πε0 इंटू 4e इंटू दूसरे का चार्ज 79 टाइम्स ऑफ E अपॉन डी। मुझे तो डी निकालना है, मेरा टारगेट तो डी है, मेरा टारगेट तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो डी के लिए अब कहानी हो गई फिनिश। डी के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब जो आ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चे, अब यहां पे जो डी की वैल्यू आ गई वो आ गई यहां से 4e इंटू 79e दोनों का चार्ज अपॉन 4πε0 इंटू पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv। ये ऐसा खास फॉर्मूला नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नहीं आते, बस डेरिवेशन आता है। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। आप कहां परेशान हो रहे? डी को यहां शिफ्ट कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को नीचे डाल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ना हम पेपर में डिफाइन किस वे में करेंगे, तो आप डिफाइन उसे कैसे करोगे ये आपको भी मैं बता दूं। तो बोलोगे सर इट इज मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच। मैं बोलूंगा भैया ऐसा है अल्फा के बीच और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच। कैसा मिनिमम डिस्टेंस? कैसा मिनिमम डिस्टेंस बेटा? फ्रॉम वेयर, जहां से न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई कहते हैं न्यूक्लियस को। फ्रॉम वेयर अल्फा पार्टिकल रिवर्स बैक, वापस हो जाता है। रिवर्स बैक का मतलब थीटा इज इक्वल टू स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री ड्यू टू रिपल्शन बाय कौन? गोल्ड। ये है क्लोजेस्ट ऑफ। तो ये जो आपने देखा था ना कि 180 डिग्री पे कुछ अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, वो टकरा के नहीं आ रहे थे, वो रिपल्शन से वापस। तो जितना क्लोज होकर वो लौट जाते हैं उसी क्लोजेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसे निकालेंगे फिर से देखो। स्टार्टिंग में जब वो चला था, दूरी बहुत ज्यादा है इनके बीच, डिस्टेंस ज्यादा होने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है। फॉर्मूला मैंने दिया था पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैट से फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला आप अच्छे से पता हो, के वही 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। ये अगर बहुत ज्यादा है तो ये बहुत कम होगा। तो स्टार्टिंग में नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी। और जब लौट रहा होगा, जब वो क्लोज डिस्टेंस आकर लौट रहा होगा, तो जो लौट रहा होगा एट दैट टाइम आपको अच्छे से पता है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और डिस्टेंस जब बहुत कम हो जाएगा उनके बीच का, वही कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां से लौटेगा। तो जब ये बहुत कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लेंगे, और जहां से लौट रहा होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जब हम बात करेंगे, जहां पे वो क्लोज होकर लौटा है, वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। चार्ज भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग चार्ज नहीं भी लिखते हैं, मैं लिख दिया मैंने। अल्फा का चार्ज प्रोटॉन का 4 टाइम्स और गोल्ड का चार्ज 79 टाइम्स। उसके बाद दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दो। हमारा टारगेट तो ये डी निकालना था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डी को वहां लाओ, इसको उधर लेकर शिफ्ट करो, ये आ जाए। दैट इज डिस्टेंस ऑफ। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, बस डेरिवेशंस वगैरह कभी कभी आ जाते हैं। अब रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब चीजें समझ में आ गई, तो अब यहां पर हुआ क्या कि हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। साइंटिस्ट हैं तो कमी तो सब में रहेगी, कमी सिर्फ आप लोग में नहीं है, बाकी सब में कमी है, इसमें कमी नहीं है।
सिर्फ आप ही लोग हो जो परफेक्ट हो इस दुनिया में, है कि नहीं। लिमिटेशंस, अब इसकी लिमिटेशंस हैं, इनकी कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां रह गई, ड्रॉबैक रह गए, कुछ चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए। उनमें मेन दो चीज था जिसको ये डिफाइन नहीं कर पाए। क्या था जरा सुनो। इन्होंने ये तो सही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये बात उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, ये बात उन्होंने बताई। किन्होंने बताई? रदरफोर्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा ऑर्बिट में, तो कोई भी चीज चलती है तो एनर्जी को लूज करती है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि एनर्जी जब वो धीरे 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 बेचारा थकता रहेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अपने ऑर्बिट में तो फिक्स नहीं होना चाहिए उसको, एक ही ऑर्बिट में क्यों साल होता है, पूरी जीवन भर चक्कर काट रहा है, नहीं काटना चाहिए। क्योंकि घूमेगा तो एनर्जी थकान होगी, एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के करीब आके उसमें धड़ाम से गिर जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं पाता। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है गोल गोल, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्यों होती है, वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता, जबकि गिरना चाहिए, उसकी एनर्जी लूज होगी चलने पे, ये नहीं बता पाए। सेकेंड होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, एक और कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप भी करते हैं। अगर एनर्जी दे दें, ले भाई एनर्जी ले, तो न्यूक्लियस के पास से ऑर्बिट से दूर चले जाते हैं, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट चले जाते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करा दे, निकालने और वहां से तो बाहर से अंदर आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जंप भी चलता है। और जब इलेक्ट्रॉन दूर से पास आते हैं या पास से दूर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हैं, हाई एनर्जी लेवल से लो। हाई कब होता है? जब वो पास होते हैं। हाई एनर्जी लेवल से जब दूर एनर्जी लेवल में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी कम हो जा रही है वहां जाकर, तो एनर्जी गई कहां? वो रेडिएशन के रूप में निकलती है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, इस चीज के स्पेक्ट्रम के कोई कॉन्सेप्ट को वो नहीं बता पाए। कौन? रदरफोर्ड। ना तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों स्टेबल होता है अपने ऑर्बिट में, क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर पाता, ये नहीं बता पाए ठीक से। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी रिलीज कर देता है, तो उससे स्पेक्ट्रम बनते हैं। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज पढ़ाऊंगा मैं, बहुत सारे सीरीज बनते हैं स्पेक्ट्रम के, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। इन्हीं दोनों की जानकारी जुटाकर हमारे सामने एक नए साइंटिस्ट आए, बोर्स, नील बोर्स। और जो कमी इनमें रह गई वो कमी को उन्होंने पूरा कर दिया और इनका एक लॉ बन गया। तो अगला जो टॉपिक होगा वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज की क्लास में कुछ ऐसी बातें सुन लो, रदरफोर्ड की बातें सुन लो दो चार। रदरफोर्ड ने क्या बताया सुनो ध्यान से भाई। रदरफोर्ड ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, सब चीज रदरफोर्ड ने बताई, ध्यान रखना। मैक्सिमम हिस्सा एटम का खाली होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वहीं पे पूरा एटम का मास वहीं पे कंसंट्रेट होता है, बाकी सब हिस्सा खाली रहता है। ये सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई। जो नहीं बता पाए वो अगले वीडियो में कौन बताएंगे? बोर्स बताएंगे। तो आज की क्लास में रदरफोर्ड की टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कंप्लीट कर दिया। वीडियो को देखना, शेयर करना और एक वीडियो को कई बार देखना तो उससे ज्यादा समझ में आता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।